हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजित कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई क्लासेस के बारे में। मींस आरआरबी जेई की क्लासेस में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीबीटी वन के लिए। सीबीटी वन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ये जो पेपर आज जो करने वाले हैं ये पेपर हुआ था 23 मई 2019 को ये पेपर हुआ था। तो पूरे डिटेल्स में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया था, किस लेवल का रहा था, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे भी कोशिश करेंगे कि मीन्स उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड, तो ये आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और क्लास की अपडेट सारे कुछ यहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था आरआरबी जेई के लिए, तो सीबीटी वन में ये 4 सेक्शन से आपको सवाल पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो इसी पैटर्न पर भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, तो वो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन में 4 फिगर दे रखे हुए हैं, इन 4 फिगर में से एक फिगर एक ऐसा है जो कि इन सबसे अलग है, वो हमें पता करना है। तो ये इसमें देख लो। सबसे पहले आप देख लो इसमें साइड कैसा है। साइड भुजा जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है इसमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तीनों में क्या है, 5 5 साइड दे रखे हैं। बट ऑप्शन सी जब देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये क्या है, 6 साइड है। तो ये जो है क्या है, अलग है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो ये हमारा कहलाता है मास नंबर। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मास नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। मास नंबर को क्या करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। इसी तरह एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, तो उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। एवोगाद्रो नंबर क्या है, एवोगाद्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट वैल्यू अवगाद्रो नंबर। क्या बोला, ब्रह्मोस 2 एक डैश है जो वर्तमान में रूस के एनपीओ मशीनों एस्ट्रोयनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ब्रह्मोस 2 क्या है, ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रूस के एनपीओ और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में आपको बोला है कि ये नंबर क्या होगा, हमें पता करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हो रहे, सबसे पहला स्टेप आप उसका डिफरेंस से शुरू करना। बहुत सारा क्वेश्चन होता है सीरीज में जो आपको डिफरेंस अगर आपको पता चल गया, उससे ही आपको लॉजिक मिल जाएगा। जैसे कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो फिर से 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो फिर से यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जाहिर से बात है आगे का जो सीरीज होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 17 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 15। ठीक है। और यही जो है हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ दिस नंबर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल। इनमें से किस संख्या में अधिकतम भाजक है, ये हमें पता करना है। तो डिविजिबल जब भी हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ डिविजिबल, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड है। जैसे कि 200 दे रखा हुआ है, ऑप्शन ए जो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। इसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करते हैं तो ये हो गया हमारा 100, अगेन 2 से दिया तो ये हो गया हमारा 50,
अगेन 2 से गया, ये हो गया 25, अगेन 2 से दिया, सॉरी 5 से दिया, ये हो गया 5 into 5, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 एंड 5 into 5, और इसको ही हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब डिविजिबल हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कितने डिविजिबल होंगे जो 200 को पूरा पूरी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो पावर होता है, ठीक है, पावर को क्या करेंगे, 3 + 1, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 + 1, सिंपल है ऐसा। तो ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया 4 इंटू ये हो गया हमारा 2, तो ये आ जाएगा कितना, 8। तो टोटल इसमें कितने हैं, 8 डिविजिबल है, ठीक है। 200 को 8 नंबर ऐसे है जिससे डिवाइड किया जा सकता है। उसी तरह आप 172 का भी निकाल लो, तो 172 का भी हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, अगेन 2 से दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और बस इतना ही, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 43। अगेन आप क्या करो, पावर देख लो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 43 का 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगेन ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1, और ये हो जाएगा 1 + 1, यानी कि 3 into 1 + 1, ये हो गया 2। सॉरी, यहाँ पे एक गलत हो गया, ये हो गया 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 into 2, ये हो जाएगा 6। तो टोटल 6 नंबर है जो 172 से डिविजिबल है। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग पता करते हैं 156 का। तो 156 के लिए भी क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 8, फिर 2 से दिया, ये हो गया आपका 3 and 9, उसके बाद फिर से दिया 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 13, ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 एंड 13 का पावर 1। इसको अगेन लिख दो, 2 + 1, इसको 1 + 1, और इसको 1 + 1 यहाँ से, यानी कि ये हो गया आपका 3 into 2 into 2, और ये हो जाएगा आपका अगेन 12, ठीक है। तो 12 हो जाएगा इसका फैक्टर। अगेन देखते हैं 240 का। तो 240 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 दिया, ये हो गया हमारा 120, फिर से 2, 60, 2, 30, अगेन 2, तो ये आ जाएगा हमारा 15, अगेन 3, तो ये आ जाएगा हमारा 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 5, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, यानी कि 4 + 1 एंड 1 + 1 एंड 1 + 1, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू, ये हो गया हमारा 2 into 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 20 नंबर ऐसे हैं जो 240 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है मोस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो सबसे ज्यादा 20 आ रहा है 240 का, इसलिए यहाँ से हमारा 240 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या निम्नलिखित वर्गों को बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से पूर्ण करेगी, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, हमें पता करना है ऑप्शन से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो जब भी इस तरह के एनालॉजी के सवाल पूछा जाए तो आप क्या करना है, जैसा कि हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं, तो इन दोनों के बीच हमें रिलेशन पता करना है। तो इसमें कैसे है, 13 into 3 अगर करे तो ये आ जाता है हमारा 39, और 39 में से एक घटा दिया तो आ जाता है 38। तो सेम रिलेशन हम लोग 17 के साथ भी करते हैं, 7 into 3 किया तो ये आ गया हमारा 51, इसमें से एक घटाया तो ये हो गया 50, तो यहाँ पर आएगा 50, 50, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये हमें बताना है। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था बाबर एंड राणा सांगा के बीच, और ये जो लड़ाई हुई थी वो आपकी हुई थी 16 मार्च 1527 ईस्वी में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में ये बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर कौन था, बाबर मुगल सम्राट का पहला शासक था। राणा कौन था, राणा सांगा कौन था, तो ये मेवाड़ के राजपूत थे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसमें
कोड दिया हुआ है, 3 तरह का कोड है, 3 तरह का कोड का मीनिंग लिखा हुआ है और हमें बताना है कि एंड का कोड क्या होगा, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो पुट, टीर एंड फाइन को कैसे लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है डिलीशियस, जूसी फ्रूट। ठीक है, इस तरीका से लिखा जा रहा है। उसी तरह नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है? टी आई ई, टाई, डिप एंड सिंग दे रखा हुआ है। इसको बोला जा रहा है ब्यूटीफुल वाइट लिली। ठीक है, इस कोड का मतलब ये है। उसी तरह और एक है सिंग लोन फिन। ठीक है, सिंग लोन फिन को क्या बोला जा रहा है? लिली एंड फ्रूट, एफ आर यू आई टी, फ्रूट। ठीक है, तो हमें पता करना है एंड का, ये जो एंड है इसका कोड क्या है, ये हमें पता करना है। तो देख लो एंड कहाँ है? एंड हमारा यहाँ है। तो आंसर जो होगा हमारा इन तीनों में से एक होगा, और तो कहीं एंड नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। और ये सारा ही ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसमें से बस ये वाला नहीं है, तो ये तो कट कर दो, ये चला गया। अब ये हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर हमें एंड के बारे में पता करना है। एंड के साथ एक लिली है, एक फ्रूट है, तो लिली का कोड क्या है? लिली हमें यहाँ पर मिल गया, लिली यहाँ पर है, तो लिली का कोड है सिंग, जो कि सिंग यहाँ पर भी कॉमन चीज है। तो सिंग सिंग दोनों जगह है, यानी कि यही जो है लिली का कोड है, सिंग। उसी तरह फ्रूट की बात करें तो फ्रूट हमें यहाँ दिख रहा है, फ्रूट को यहाँ पर फिन भी है, यहाँ पर भी फिन है, इसीलिए ये कॉमन चीज है, तो फिन हो जाएगा फ्रूट का कोड। तो अब एक बचता है एल ओ एन, तो यही जो है वो क्या है? एंड का कोड है। तो इसी तरह इस तरह के अगर आपको सवाल पूछा जाए तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉन एज ए यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो हमारा ओ नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव क्या होता है? वो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है। ऐसा क्यों है? ये यूनिवर्सल क्यों है? वो यूनिवर्सल ये इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन होता है, और इसमें जो है आर एच फैक्टर भी नहीं होता है, इसमें आर एच फैक्टर भी नहीं होता है, एंटीजन भी नहीं होता है, और इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, ए एंड बी। ए की भी एंटीबॉडीज पाई जाती है और बी की भी एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो ये जो 3 फैक्टर है जिसके कारण ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और इसमें चूंकि ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए ये बहुत रेयर होता है, और केवल ये इसके कारण ही केवल ओ नेगेटिव पीपल वाले, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो पीपल है, वो ही इसको ब्लड दे सकते हैं। अगर ओ नेगेटिव पीपल को ब्लड का जरूरत पड़ा तो ओ नेगेटिव पीपल को ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डोनर के बाद, डोनर की बात। अब एक्सेप्टर की अगर हम पूछे कि एक्सेप्टर कौन सा होता है यूनिवर्सल, हमारा एक्सेप्टर कौन है, तो वो कौन है? ए बी प्लस है। ठीक है, ए बी प्लस है। ठीक, इसमें आर एच फैक्टर पाया जाता है, तो ए बी प्लस जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला? ये एक फिगर दे रखा हुआ है, फिगर में हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। तो नीचे का पैटर्न अगर आप देखो तो नीचे का पैटर्न में ये सर्कल सर्कल 4 सर्कल है। ठीक है, और ये प्लस प्लस का साइन अंदर में। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? अगर बाहर में ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पर तो ये लाइन आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस साइन रहेंगे, और इसके अंदर में सर्कल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। बोल रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। सपोज एक सर्कल ले लिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या है? एक स्क्वायर भी है। अब क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होता है, सेंटर से यहाँ तक। इसका जो डिस्टेंस दे रखा हुआ है, त्रिज्या दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें अगर डायामीटर निकालना होता, मतलब पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना रहता, तो डायामीटर कैसे निकलता है? डायामीटर निकलता है 2r, यानी कि 2 इंटू क्या है? रेडियस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8, यानी कि 16 सेंटीमीटर जो है डायमीटर निकल कर आ जाएगा। और ये जो डायमीटर निकल के आया, ये क्या है? ये वर्ग का
विकर्ण है, ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट टू ए होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट टू ए होता है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है, जो हमने अभी देखा डायमीटर जो है वही जो है डायगोनल है, यानी कि 16 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और रूट टू ए हो गया। तो ए का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 एंड रूट टू सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा हमें मिल गया, वो कितना है, 16 डिवाइडेड बाई रूट टू सेंटीमीटर, ये निकल कर आ गया। अब हमें बोला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए का स्क्वायर, ए हमें पता है, तो 16 बाई रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 रूट टू इंटू 16 रूट टू हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई टू। सो 2 से ये गया 8 बार में, और ये आ जाएगा हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वायुवैश्य श्वसन क्या है, तो वायुवैश्य श्वसन क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको ही हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमें फिर से पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो इसमें देखो, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है कि 5 को अगर हम लोग 1 से गुना करें और 1 से घटा दें, यानी कि 5 का 5 माइनस 1, तो ये आ जा रहा है नेक्स्ट टर्म, यानी कि 4। अगेन इस 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से घटा दें, यानी कि 4 दूना 8 माइनस 2 करें तो आ जा रहा है 6, तो ये नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है 6। उसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से ही माइनस कर दे तो आ जाता है 15। उसी तरह 15 को अब 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से अगर माइनस कर दे तो आ जा रहा है 56। और उसी तरह अगर 56 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 56 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 280। 280 और माइनस 5 कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 275, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोस 4a माइनस साइन 4a का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये जो लिखा हुआ कोस 4a माइनस साइन 4a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला में अटेम्प्ट करें तो अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बच क्या गया, को स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये तो 1 हो गया, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोस 2a। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, यानी कि एवरेज आपको निकालना है। तो सिंपल सा एक क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करते करते आपको जाना है 100 तक, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो, वही हो गया आपका क्या हो गया, एवरेज। बट इसको करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लेंगे। तो 1 फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा 101 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 50.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी चीजें आपके सीक्वेंस में रहे, नंबर सीक्वेंस में रहे, तो उसका फर्स्ट नंबर लेना और लास्ट नंबर लेना, डिवाइडेड बाय 2 करना, आंसर आपका आ जाएगा एवरेज के लिए। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों तक चंद्रमा विरल और अदृश्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो जब भी चंद्रमा क्या है, 14 दिन के अंतराल में चंद्रमा क्या होता है, घटता और बढ़ता है, ठीक है। तो जब पूर्णिमा से वो छोटा, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद है, और वो धीरे धीरे घटता 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 विरल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जब वो विरल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाणी, ठीक है। चंद्रमा की वो अवस्था को हम लोग कहते हैं वाणी। और जब ये अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, मतलब जब वो अदृश्य से पूर्ण गोल की तरफ, मतलब पूर्ण गोल जो बन जाता है, उसे हम कहते हैं वैक्सिंग अवस्था, ठीक है, चंद्रमा की वैक्सिंग अवस्था। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर बी हो जाएगा, और ये हो गया
अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जब जाती है तो उसे हम वैक्सिंग कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिए गए विकल्प में से बेजोड़ ज्ञात कीजिए, मतलब कि इन चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो है वो आपस में मैच करता है और एक जो है अलग है। तो यहाँ आपको देखने ही से लग रहा होगा कि 695, 395 और 885 जो है वो 5 से डिविजिबल है, जबकि 489 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक चोर 400 किलोमीटर दूर शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हुए भाग जाता है। केवल 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस ने कितनी दूरी तय की गई है, ये हमें पता करना है। तो चोर जो है, चोर का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस का जो है, पुलिस भी सेम डायरेक्शन में जा रही है और चोर को पकड़ने के लिए, तो किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर। अब जब भी डायरेक्शन जब सेम रहती है, स्पीड की डायरेक्शन सेम होती है, तो उस केस में स्पीड क्या होता है? घट जाता है। तो 80 माइनस 60 अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड हमारा निकल कर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गया। और जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इसको क्या करते हैं? आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो हम लोग पता कर लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जो 30 किलोमीटर चोर भागा, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है चोर का? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 30 मिनट दे रखा हुआ, ये मिनट में है तो इसको हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 मिनट मतलब क्या होता है? हाफ आवर ही तो होता है, आधा घंटा होता है। तो ये आ गया हमारा 30 किलोमीटर जो है चोर ट्रेवल किया होगा। ठीक है, 30 किलोमीटर 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर भाग गया। तो अब क्या करना है? अब हमें पता करना है कि पुलिस जब उस चोर को पकड़ता इस 30 किलोमीटर के अंदर, तो उस टाइम इसका टाइम क्या रहता? तो टाइम को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर का है। और टाइम कितना लग रहा है? सॉरी, स्पीड कितना है? स्पीड तो है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर का। तो 20 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो ये हो जाएगा 3/2 आवर। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि चोर को पकड़ने जाने पर पुलिस ने जो दूरी तय की गई है वो हमें डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पुलिस का स्पीड कितना दे रखा हुआ है? 80 किलोमीटर पर आवर। और टाइम अभी हमने फाइंड किया 3/2 है, 3/2 आवर हो जाएगा। ये यहाँ से 40 हो गया और ये आ जाएगा हमारा 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तय किया होगा पुलिस। ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर। What is the difference between the place and face value of 5 in the number of this? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू अगर हम लोग देखें इस नंबर का 3675,149 का, प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो टर्म के लिए आपका प्लेस वैल्यू बोला है, जैसे 5 के लिए बोला है तो 5 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 5 ले लो और इसके बाद जितना नंबर है उसको जीरो कर दो। 1 2 3 है तो 5000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। उसी तरह फेस वैल्यू की अगर बात करें तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, जो टर्म बोला वही जो होता है आपका फेस वैल्यू, यानी कि 5। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करने को बोला है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो डिफरेंस निकाल दो, तो डिफरेंस आपको क्या हो जाएगा? 4995 यहाँ से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1990 में पहली बार एशियाई खेलों में कौन सा खेल शुरू किया गया था? तो 1990 में एशियाई खेलों में पहला जो खेल शुरू किया गया था वो था कबड्डी। कबड्डी को स्टार्ट किया गया है 1990 में एशियाई खेलों में। ये स्टार्ट हुआ था आपका चीन से। ठीक है, 1990 में एशियाई खेल हो रहे थे चीन में, तो उसी टाइम कबड्डी को इस पे शामिल किया गया। ये आ गया आपका सवाल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो इस पे क्या बोल रहा है? सभी मुंबई जो है, ओ सम मुंबई इज दिल्ली, सम मुंबई इज दिल्ली, सम कोलकाता इज मुंबई एंड सम चेन्नई इज दिल्ली। स्टेटमेंट से हमें ये डायग्राम पता चला। देखो ये सारा क्लासेस हमने पूरे डिटेल्स में करके रखा हुआ है प्ले लिस्ट में, आप देख लेना। सारा टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारा टाइप को अच्छे तरीके से सॉल्व कराया गया है।
प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे जाकर मोर पे क्लिक करना, आपको सारा क्लासेस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो आप खत्म करो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, आपको चीजें आसान लगेगी। तो ये स्टेटमेंट से अगर कंक्लूजन में जाते हैं तो क्या बोल रहा है, ऑल कोलकाता इज चेन्नई। तो ऑल कोलकाता इज चेन्नई, कलकत्ता यहाँ है, सॉरी कलकत्ता यहाँ है और चेन्नई यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ये पहला जो है वो गलत है। और क्या बोला, नो चेन्नई इज कोलकाता, ये तो यूं ही गलत है, क्योंकि हमने क्लास में भी बताया था जब भी चीजें पॉजिटिव रहे, नेगेटिव चीजें ना दिया हुआ रहे, यानी कि नो और नॉट का जिक्र ना हो, और अगर कंक्लूजन में नो आए तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। इसलिए दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा, नाइदर कंक्लूजन वर वन और नॉर फॉलोज, ना तो निष्कर्ष वन और ना ही निष्कर्ष टू का अनुसरण करता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य में स्टेट में जो है पंचायत राज व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे तीन स्टेट है। एक तो हमारा हो गया नागालैंड, मिजोरम एंड नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। मेघालय में तीन जगह है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था जो है नहीं है हमारे स्टेट के पास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है, तो ये है अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन जो प्रोसेस होता है इसमें ये प्रोड्यूस करता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। When two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in। जब रेजिस्टेंस कुछ इस तरह होता है, रेजिस्टेंट को इस एंड को और इस एंड को एंड टू एंड जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्शन कहलाता है सीरीज कनेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ से इसको क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। और यही आपको अगर दिया हुआ रहता कि एक पॉइंट से जब रेजिस्टेंस को पॉइंट के बिटवीन में कनेक्ट करते हैं तो ये कौन सा कनेक्शन होता है, ये कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, दो ही तरह का कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस में, सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है सीरीज हो जाएगा। और जब ये वाला टर्म पूछे कि एक ही पॉइंट में बिटवीन टू पॉइंट में कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ये क्या करना है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले तो चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और एक 7/2, 5 दिया 15 प्लस 2 17/3 और 6 चौके 24 और 7 31/6। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 2 3 और 6 का, ये आ गया आपका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 3 दो बार में यानी कि 34 और ये यहाँ से 31। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 21 प्लस 34 माइनस 31, ये आ जाएगा 24/6 दैट इज इक्वल टू 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर बोला है कि यदि पीले को नीला, नीला को सफेद, सफेद को हरा, हरे को भूरा और भूरे को लाल कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होता है, ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन में ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखो कि लास्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। तो मिल्क का कलर आपको पता है, मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, मिल्क का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। तो सफेद को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर व्हाइट को क्या बोला जा रहा है, व्हाइट इज कोल्ड ग्रीन। ठीक है, सफेद को हरा कहते हैं, बस ये आपको फाइंड करना है। तो सफेद को हरा यानी कि मिल्क का कलर कैसा है, हरा है, ग्रीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी T20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए खेलने वाला सबसे युवा खिलाड़ी। तो T20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए खेलने वाला सबसे युवा खिलाड़ी था वाशिंगटन सुंदर। अब आपको ये एक दे रखा हुआ है इक्वेशन और इसमें आपको बोला है कि 4 × 9 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 4 जो है वो आपका ए है और 9 जो है आपका बी है। सिंपली आपको इसमें पुट कर देना है। तो ए की जगह पे 4 × 9 इक्वल टू सॉरी ये हमें तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए की जगह 4, बी की जगह पर 9 और ये
4 into 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 and 9 13, प्लस ये हो जाएगा √36, दैट इज इक्वल टू 13। और यहाँ से ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा 6, और 13 प्लस 6 हो जाएगा क्या, 19। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। What happens to the irregularities of two surface which cause static friction? So ये क्या कहलाता है, ये होता है इंटरलॉक हो जाता है इससे, ठीक है। जब लिटमस को बोरेक्स के एक बिलियन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है। तो लिटमस पेपर को जब भी, लिटमस पेपर में दो तरह के कलर पाए जाते हैं, एक तो लाल होता है या तो नीला होता है। तो जब भी पीएच का वैल्यू, पीएच पैरामीटर होता है, पीएच में वैल्यू जो है जब इसका 7 रहे तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल और उदासीन, ठीक है। और जब भी पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्षार, ये कहलाता है क्षार और बेस। और इस टाइम जो है इसका कलर हो जाता है नीला और ब्लू, ठीक है। और जब भी पीएच का वैल्यू लेस देन 7 रहे तो ये हो जाता है, ये कहलाता है अम्ल, एसिड कहलाता है, ठीक है। और इसका रंग जो हो जाता है लाल हो जाता है। तो ये जो हमारा दे रखा हुआ है बोरेक्स, तो बोरेक्स का पीएच वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, जो कि बता रहा है कि ये 7 से बड़ा है, यानी कि ये क्षार है, बेस है। तो इसका कलर कैसा रहेगा, नीला रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है उसका ये वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये एक सीरीज देखोगे तो 5 + 8 किया हमने तो ये बन गया 13, 5 + 8 किया तो ये बन गया 13। उसी तरह 8 + 13 किया तो ये बन गया, मतलब ये दोनों को किया तो ये हो गया 21, ठीक है। उसी तरह 13 + 21 किया तो ये बन गया हमारा 34। और उसी तरह 21 + 34 किया तो ये बन गया हमारा 55। उसी तरह 34 + 55 किया तो ये हमारा बन गया 89, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 89। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तभी तो आप 55 + 89 करोगे तो ये निकल कर आएगा 144 यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला, ये जो दे रखा हुआ है इसका आपको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो दे रखा हुआ है टर्म, सबसे पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हटा, ये हो जाएगा हमारा 100, और ये हटा, ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको काट दिया, ये 4 बार में, ये आ जाएगा 7 बार में, ये आ जाएगा 28 बार में, ये आ जाएगा 5 बार में। यानी कि अब जो ये आ जाएगा हमारा 7/4 और 28/5 एंड 7/1। तो जब भी क्वेश्चन आपका p/q के फॉर्म में दिया हुआ रहे, p/q के फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो एलसीएम अगर आपको निकालने को बोला है तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ पीज एंड एचसीएफ ऑफ क्यूज, ठीक है, क्यूज, ठीक है। उसी तरह अगर आपको एचसीएफ निकालने को बोला है तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ पीज एंड एलसीएम ऑफ क्यूज, ये होता है फॉर्मूला। जो चीज बोला वो टर्म ऊपर आएगा, ठीक है। एचसीएफ है तो एचसीएफ भी ऊपर आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके सारे पी कौन से है, 7, 28 एंड 7 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा, देखने ही से लग रहा है ये आपका 28 निकल कर आएगा, ठीक है। और नीचे वाला का एचसीएफ अगर निकाले तो एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। ये हो गया हमारा 28/1, यानी कि एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 28। उसी तरह एचसीएफ निकालते हैं, अब ऊपर वाले पी जितने हैं सबके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, एचसीएफ देखने ही से पता चल रहा है, कॉमन फैक्टर हमारा 7 आ रहा है। और एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 × 5 × 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 20, 7/20, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.35 यहाँ से। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आरआरबी जेई का जो हम लोग ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें इसी तरह के और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं।
आगे की क्लास में और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह कवर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के नाम पर ये आप सॉल्व करना और इसका नीचे जाकर कमेंट बॉक्स पे इसको कमेंट करना। साथ ही साथ अगर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह का क्लास और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास भी देखने हैं तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो नीचे जाकर आप मोर में क्लिक करोगे तो उस पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपना दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू।